इस मूवी की स्टार्टिंग होती है रसल नाम के एक आदमी से जो जेल में बैठकर अपनी कहानी बता रहा है। उसके मुताबिक उसने एक ऐसी डकैती को अंजाम दिया है जिसका पर्दाफाश कोई भी पुलिस वाला अभी तक नहीं कर पाया है। फिर वो अपनी कहानी स्टार्टिंग से बताता है कि उसने ये काम कैसे किया। जिस दिन उन्होंने बैंक में चोरी करनी थी उस दिन बैंक में कई देश के लोग थे। इसके बाद एक आदमी बैंक के अंदर आता है जिसने व्हाइट यूनिफॉर्म और चश्मा पहना था। फिर उसके बाद सेम यूनिफॉर्म में कुछ और आदमी भी अंदर आ जाते हैं। फिर जो सबसे पहले आया था उसने भी अपना चेहरा छुपा लिया। उन्होंने जल्दी से बैंक का गेट बंद किया और अपनी बंदूकें बाहर निकाल ली, जिसे देख बैंक के अंदर सारे लोग डर जाते हैं। फिर वो चोर बैंक के अंदर स्मोक बॉम्ब छोड़ देते हैं। तभी बाहर से एक पुलिस वाला जा रहा है और वो बैंक से बाहर आते स्मोक को देख लेता है। वो जल्दी से बाकी पुलिस वालों को अलर्ट कर देता है, लेकिन तभी एक चोर उसे गन पॉइंट में ले लेता है और धमकी देता है कि हमने बहुत से लोगों को अंदर बंदी बना रखा है, अगर कुछ भी किया तो हम उन लोगों को मार देंगे। इसके बाद वो पुलिस वाला जल्दी से पुलिस फोर्स को वहां बुला लेता है और बाहर खड़े लोगों को बैंक से दूर हटने को कहते हैं। इसके बाद हमें डिटेक्टिव फ्रेजर को दिखाया जाता है। जैसे ही वो रॉबरी की खबर सुनता है वो जल्दी से टीम के साथ बैंक के बाहर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके बाद वहां पर बहुत सारे न्यूज वाले भी आ जाते हैं। बैंक के ओनर को भी पता चलता है कि उसके बैंक के अंदर कुछ चोर घुस गए हैं और उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। इधर डिटेक्टिव फ्रेजर और मिलर अपनी जांच शुरू कर देते हैं। बैंक के अंदर चोर सारे हॉस्टेजेस को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, साथ ही सबके फोन को जब्त करवा के एक थैले में डाल देते हैं। बैंक में काम करने वाले पीटर ने उनसे कहा कि वो अपना फोन घर पर भूल गया है, तो उनमें से एक चोर ने किसी का फोन लेके पीटर के फोन पर कॉल किया तो ऑफिस में से ही उसके फोन के रिंग होने की आवाज आ जाती है। ये देखकर पीटर बहुत डर जाता है और माफी मांगने लगता है। चोर का लीडर पीटर को ऑफिस के रूम में ले जाता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। उसके बाद वो बाहर आकर सबको धमकी देता है कि जो भी चालाकी करने की कोशिश करेगा वो उसके साथ यही करेगा। उसके बाद वो सभी हॉस्टेजेस के कपड़े उतरवा देता है और अपने साथियों जैसे कपड़े पहनने को बोलता है। दूसरी तरफ इस चोरी की न्यूज चैनल्स में भी फैल जाती है। ऐसे में बैंक में मौजूद एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। इस वजह से चोर उसे बैंक से बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाहर आते ही पुलिस वाले उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं, लेकिन वो इतना ही बता पाता है कि अंदर 4 चोर हैं और उनके पास गन्स भी हैं। इसके बाद हमें बैंक के मालिक आर्थर को दिखाया जाता है जो मैडेलिन नाम की एक लड़की को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही मैडेलिन आर्थर से मिलती है तो वो उससे बोलती है कि उसे पता है उसने बैंक के एक लॉकर में अपना कुछ सामान छुपा कर रखा है और वो उससे पूछती है कि उसमें आखिर है क्या। लेकिन आर्थर बस इतना ही बोलता है कि उस लॉकर में बहुत ही कीमती चीज उसने रखी है और साथ ही में वो चाहता है कि उसके बारे में किसी को भी ना पता चले। दूसरी साइड डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिस कार से वो चोर आए हैं वो कार भी चोरी की ही है। पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरास की मदद से बैंक के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोर उन कैमरास को तोड़ देते हैं। थोड़ी देर में चोर एक हॉस्टेज के गले में एक बैग लटकाकर उसे बैंक से बाहर भेज देते हैं। जब पुलिस वाले उस बैग को खोलते हैं तो उसमें चोरों ने अपनी मांगे लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें रात 9 बजे तक 2 कार्स और एक पायलट के साथ एक हेलीकॉप्टर चाहिए, नहीं तो वो हर घंटे एक इंसान को गोली मारते रहेंगे। उसी टाइम आर्थर वहां आ जाता है बैंक में। क्या हो रहा है ये पूछता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम आपको बताते रहेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। चोर बैंक से बाहर आते हैं और हॉस्टेजेस के लिए खाने पीने का सामान मांगते हैं और ये सब देख डिटेक्टिव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चालाकी से खाने पीने के सामान में माइक्रोफोन लगा देता है ताकि बैंक में जो भी बातें चल रही हैं वो उन्हें सुन सके। डिटेक्टिव फ्रेजर खुद खाने का सामान उठाकर बैंक तक जाता है और चोरों के बॉस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चोरों का बॉस उस पर कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो वापस आकर माइक्रोफोन से उन चोरों की बातों को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब किसी और ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे। इसके बाद वो एक औरत को बुलाते हैं जो इनकी लैंग्वेज को जानती थी, लेकिन वो बताती है कि ये वो जो सुन रहे हैं ये बस अल्बानिया के राष्ट्रपति का एक भाषण है और कुछ भी नहीं है। एक्चुअली चोर बहुत ही तेज थे और वो जानते थे कि पुलिस वाले जरूर कोई ना कोई चालाकी जरूर करेंगे, इसलिए वो पुलिस वालों का थोड़ा टाइम वेस्ट करवा देते हैं। बैंक में रसल और उसके साथी वही लॉकर खोलते हैं और बैंक के ओनर के जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर हीरे उसी में छोड़ देते हैं। दूसरी साइड इस शहर का मेयर मैडेलिन के साथ फ्रेजर से मिलने आता है और बोलता है कि मैडेलिन इस केस में उसकी मदद करेगी, लेकिन फ्रेजर इसके लिए साफ मना कर देता है। तभी रसल उसे बैंक से फोन करता है और अपनी मांगे पूरी करने के लिए बोलने लगता है, लेकिन फ्रेजर उससे बोलता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। दूसरा मैडेलिन ने सीधा रसल को कॉल किया और बोलती है कि वो पुलिस वाली तो नहीं है, लेकिन उसके पास रसल के लिए एक बेहतरीन ऑफर है। आखिर में रसल उसे बैंक में बुला लेता है मिलने के लिए। अंदर पहुंचने पर वो रसल से बोलती है कि पुलिस तो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल देगी, लेकिन अगर वो मैडेलिन का साथ देगा तो वो उसे बिना किसी इल्जाम के बरी करवा सकती है। साथ ही साथ वो इसके लिए उसे $20 लाख भी देगी।
इस पर रसल बोलता है कि कहानियां बनाना बंद करो और सीधा सीधा ये बताओ ये काम किसका है। लेकिन मैडलिन उसे कोई भी नाम नहीं बताती, तो रसल उसे एक कहानी सुनाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का एक आदमी स्विट्जरलैंड के बैंक में काम करता था। उसने नाजीज के खिलाफ अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया और थोड़े टाइम में वो बहुत अमीर हो गया। उसके बाद उसने उन्हीं पैसों से ये बैंक खोला और वही आदमी है जिसने मैडलिन को उसके पास भेजा है। मैडलिन को भी पता चल जाता है कि ये चोर काफी पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, तो वो सीधे डील की बात करती है। वो रसल को बचाएगी और उसके बदले उसे लॉकर में रखे वो पेपर्स चाहिए। फिर वो चोर एक पेपर दिखाता है, लेकिन उसे वो मैडलिन को देने से साफ मना कर देता है। उसके बाद मैडलिन चुपचाप वहां से चले जाती है। उसके बाहर आते ही फ्रेजर चोरों के बारे में उससे पूछता है, तो वो बोलती है कि उसे पूरा विश्वास है कि रसल जो चोर है वो कुछ भी हो जाए लेकिन किसी भी इंसान को मारेगा नहीं, वो सिर्फ अपनी मांगे पूरी करवाना चाहता है। इसके बाद फ्रेजर रसल को कॉल करके बोलता है कि हेलीकॉप्टर तैयार है, लेकिन उससे पहले वो खुद बैंक में जाके लोगों को चेक करना चाहता है। रसल मान जाता है तो फ्रेजर बैंक के अंदर ले जाया जाता है। वो बैंक के अंदर मौजूद सारे हॉस्टेजेस से बात करता है और उन्हें देखने के बाद वो बैंक से बाहर जाने लगता है। जाते जाते वो रसल से बोलता है कि वो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल कर रहेगा, लेकिन रसल बोलता है कि मैं तेरे सामने आ भी गया तो तब भी तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। ये सुनते ही फ्रेजर उस पर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन दूसरा चोर जल्दी से आ जाता है और फ्रेजर को गन पॉइंट पे ले लेता है। फिर रसल धमकी देके उसे बोलता है कि हमारी मांगे अगर अब पूरी नहीं करोगे तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। फिर इन सब के बाद फ्रेजर बाहर आ जाता है और अब उसे भी लगने लगा कि रसल किसी को भी जान से तो बिल्कुल नहीं मारेगा। तभी वहां पर एक ऑफिसर आ जाता है और फ्रेजर को बुलाता है कि उसे इस केस से निकाल दिया गया है और उसके बदले अब कोई और डिटेक्टिव इस काम को करेगा। नया वाला डिटेक्टिव बैंक पर हमला करके लोगों को बचाने का प्लान बनाता है और साथ ही में उन्हें बॉम्ब्स को भी ढूंढना है जिन्हें चोरों ने बैंक में लगाया था। फ्रेजर को चोरों के भेजे हुए बैग में एक डिवाइस मिलता है, तो उसे समझ आ जाता है कि ये एक ट्रांसमीटर है और चोर अब तक उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उसने कैप्टन से तुरंत बोला कि रुक जाओ, बैंक पर हमला मत करो, क्योंकि चोरों को उसके प्लान के बारे में पता है। वहीं चोर बैंक के अंदर पुलिस का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सारे हॉस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पर भेज देते हैं और नीचे वाले फ्लोर में बहुत सारे धमाके कर देते हैं। उसके बाद वो सारे हॉस्टेजेस को छोड़ देते हैं और वो खुद भी उनके साथ बाहर भागकर आ जाते हैं। तभी डिटेक्टिव पुलिस वाले को गोली चलाने के लिए मना करता है, क्योंकि अंदर फंसे सारे लोग बाहर आ रहे थे। पुलिस सबको पकड़ लेती है और बैंक के अंदर जाके ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें बैंक के अंदर एक भी चोर नहीं दिखता। पुलिस वाले ये देखकर चौंक जाते हैं कि चोरों ने एक पैसा भी नहीं चुराया और उनके सारे वेपन्स भी नकली थे। फिर उन्हें पता चलता है कि चोर भी बाकी लोगों के साथ बाहर निकल चुके हैं, तो वो हर एक इंसान से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो पता नहीं लगा पाते कि असली चोर आखिर है कौन, क्योंकि चोरों ने तो हर टाइम अपना फेस ढक के रखा था। एंड में बड़े ऑफिसर वहां पे पहुंचते हैं और फ्रेजर को कोई भी सबूत ना मिल पाने की वजह से केस को बंद करने के लिए बोलते हैं। फ्रेजर उसके सामने हाँ तो कर देता है, लेकिन बाद में छानबीन में लगा रहता है। उधर मैडलिन बैंक के ओनर आर्थर से मिलती है और बताती है कि रसल ने वो फाइल और डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं और अपने पास रख लिए हैं ताकि आर्थर उसके खिलाफ कुछ ना कर सके। दरअसल उस फाइल में आर्थर के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे कि किस तरह उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यूस लोगों से बदसलूकी करके नाजीज से करोड़ों रुपए कमाए थे और शायद इसीलिए चोर उसी बैंक में आर्थर से बदला लेने के लिए चोरी करने आते हैं। इसकी सफाई में आर्थर बोलता है कि वो उस टाइम जवान था और पैसों के नशे ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, जिसकी वजह से उसे अच्छे बुरे में फर्क नहीं पता चला। इसके बाद हमें रसल को दिखाया जाता है जो किसी छोटे से कमरे में था। दरअसल उसने जब बैंक के ओनर के डॉक्यूमेंट चुराए तब उसने उसके कीमती हीरो और बाकी सामान को भी चुरा लिया था, और जिसके बाद वो बैंक के अंदर एक सीक्रेट रूम में ही छुप जाता है। चोरी के हफ्ते बाद उसके बाकी साथी उसे लेने आते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि फ्रेजर भी उसी बैंक के अंदर घुस रहा है और अचानक से वो रसल से टकराता है, लेकिन फ्रेजर उसे पहचान नहीं पाता और रसल मस्ती में अपनी साथियों के साथ गाड़ी में जाके बैठ जाता है। बैंक में फ्रेजर आर्थर का लॉकर खुलवाता है, जहां उसे एक हीरे की रिंग और साथ में एक नोट मिला जिसपे लिखा था रिंग की पहचान करो। फिर वो सीधा आर्थर के पास पहुंचता है और रिंग के बारे में उससे पूछता है, लेकिन आर्थर उसे कोई भी ढंग का जवाब नहीं देता। लेकिन फिर बाद में जब वो मैडलिन से पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये रिंग किसी ज्यूस बंदे के परिवार की है, लेकिन उसके एक दोस्त ने उन्हें धोखा दिया और नाजीज से उन्हें पकड़वा दिया, जिसके बाद वो खुद इस रिंग का मालिक बन गया। ये सब सुनकर फ्रेजर अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि असली डायमंड तो उसकी पॉकेट में ही है। फिर उसे याद आता है कि बैंक में वो जिस आदमी से टकराया था वो रसल ही था। आखिरकार रसल ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। रसल उसकी आंखों के सामने ही था, लेकिन फ्रेजर उसे पहचान नहीं सका। रसल बैंक में सिर्फ फाइल चुराने आया था और वो ये भी जानता था कि फ्रेजर को पैसों की बहुत जरूरत है,
इसलिए वो एक डायमंड को चुरा के फ्रेजर की पॉकेट में डाल देता है ताकि उसकी भी थोड़ी मदद कर सके।